हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के लेक्चर में हम एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक लाए हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के मैथ्स का कैलकुलस का डेफिनिट इंटीग्रल्स आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल्स। अभी तक मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक कैलकुलस के लेक्चर्स में आपको बताया था। डेफिनिट इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट्स में जो आंसर आता है वह फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंडेफिनिट इंटीग्रल एज्यूम करते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं कि इंटीग्रल आई है जो कुछ इस तरह से है कि एक फंक्शन f(x) का इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेट करके gx प्लस c आता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे एक फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इस f(x) के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में cos x है और यह gx को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन इस एग्जाम्पल में यहाँ पर sin x है, ठीक है। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि हमें आंसर में एक कांस्टेंट को ऐड करके लिखना होता है जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर इसी इंडेफिनिट इंटीग्रल को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना, अगर इसी इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जिसमें इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर और नीचे यहाँ पे दो नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के सिंबल के ऊपर दो नंबर डालकर इस तरह से लिखते हैं तो यह अब इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं कहलाता है, यह एक डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। यह कहलाएगा ए डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। अब इसके सारे मीनिंग को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के सिंबल के नीचे मतलब लोअर पोर्शन में जो यहाँ पे नंबर दिखाई पड़ता है इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल। और इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर जो नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है, इसे कहा जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के इंटीग्रेशन सामने में दिखाई पड़े जिसमें इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर और नीचे दो नंबर अगर दिया जाता है तो सबसे पहले उसको हम समझ जाएंगे कि यह डेफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर इसके वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा है कि इस फंक्शन f(x) का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर gx प्लस c है। लेकिन जब यही f(x) का अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा, नौ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस f(x) का इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो आंसर है उसमें हम सिर्फ फंक्शन वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पर gx प्लस c में सिर्फ gx के वैल्यू को कंसीडर करेंगे। मतलब हमें सबसे पहले इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है वह जानना है और उसमें हमें सिर्फ फंक्शन वाले पार्ट को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम चूँकि हमने यहाँ पर इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल gx प्लस c एज्यूम किया था तो हम यहाँ पर फंक्शन जो कि आंसर में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है gx, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रेक करते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर इसके इनसाइड मतलब gx को स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड लिखकर लोअर लिमिट a इस स्क्वायर ब्रैकेट के निचले पोर्शन में लिखते हैं और अपर लिमिट b इस तरह से लिखते हैं। और इसका फाइनल वैल्यू जो फाइनल आंसर आएगा यह इस gx फंक्शन का वैल्यू सबसे पहले हम b पे फाइंड करेंगे और माइनस इस gx फंक्शन का वैल्यू हम a पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके वैल्यू को यहाँ पर इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में हम आपको
समझाते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, ठीक है। तो सिंस हम लोग जानते हैं यहाँ पर cos x dx, चूँकि हमने cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी लिखा है, हम जानते हैं ऐसा होता है, चूँकि अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी तक स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो cos x अगर हम यहाँ पे नीचे π/2 और ऊपर 0, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। x का जो लोअर लिमिट का वैल्यू है वह π/2 रेडियन है, और जो अपर लिमिट का वैल्यू है यह 0 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं चूँकि, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे sin x, c को हम इग्नोर करेंगे, sin x स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड क्लोज करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पर इस ब्रैकेट के नीचे के पोर्शन में लिखेंगे π/2 और अपर लिमिट 0। अब इस फंक्शन का हम सबसे पहले अपर लिमिट पे वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, मतलब साइन x के जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू 0 माइनस, ठीक है। एक बार हम इस फंक्शन में x के प्लेस पे अपर लिमिट का वैल्यू लिख देने के बाद तुरंत हमें माइनस साइन को यहाँ पर लगा देना है। उसके जस्ट बाद हम इसी फंक्शन का वैल्यू लोअर लिमिट पे यहाँ पर लिखते हैं। अब साइन 0 का वैल्यू जानते हैं 0 होता है, और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर -1 मतलब एक डेफिनेट वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, क्योंकि इसमें आंसर जो होता है वो डेफिनेट होता है। क्योंकि यहाँ पर सी इस आंसर को इनडेफिनेट बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी भी तरह का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं होता है, इसलिए आंसर को डेफिनेट कहा जाता है। और इस तरह के इंटीग्रेशन या इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। और इसका हम वैल्यू निकालेंगे 0 से -1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का इंटीग्रेशन क्या क्या होगा उसे लिखते हैं। तो 3x² में 3 बाहर हो जाएगा, मतलब 3 कांस्टेंट है तो यह 3 रहेगा ही, और x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे, फिर 2 × x में 2 × x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, फिर 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, ठीक है। इसे मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन यह होगा। अब इसके इंटीग्रेशन को हम एक बार लिखते हैं, सिर्फ फंक्शन वाले पार्ट को, कांस्टेंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड इनक्लोज करने के बाद लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट -1 है, ठीक है। अब यह कैंसिल हो जाएगा। अब हम पूरे एक्सप्रेशन, मतलब यह जो पूरा फंक्शन है, एक फंक्शन के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x³ - x² + 5x, इसमें हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 पे निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार हम पहले इसे लिख लेते हैं, x³ - x² + 5x 0 एंड -1। तो हम सबसे पहले जहाँ जहाँ x है इसमें हम -1 रखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के इनसाइड आपको यह सारा काम करना है, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर + 5 × -1, ठीक है। तो हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 पे यहाँ पर निकाल लिया है। इसके जस्ट बाद हम माइनस साइन लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट के इनसाइड हम इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू लोअर लिमिट पे निकालेंगे। चूँकि अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी x है उस x के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0³ -0² + 5 × 0, ठीक है। अब हम जानते हैं -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन यह माइनस इस माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करता है, और 5 × -1 -5 होगा, ठीक है। 0 का क्यूब 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 5 × 0 0 होगा। तो यह पूरा ब्रैकेट का वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ पे हम 5 मतलब -1 -5 मिलके -7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा -7 यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं cos x माइनस साइन x, ठीक है। और यह हम लेते हैं नीचे π/4, यह π/2, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रल बहुत ही ईजिली वे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन जो कि sin x होता है लिखेंगे, माइनस फिर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है लिखेंगे। तो हम पूरे एक्सप्रेशन का यहाँ पर जो दिया गया है उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करने के बाद लोअर लिमिट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे π/4, अपर लिमिट π/2, ठीक है। अब सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू π/2 रेडियन पे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin x प्लस cos x π/2 एंड π/4। तो हम यहाँ पर सबसे पहले π/2 पे वैल्यू निकालते हैं। तो sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस फिर यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू π/4 पे यहाँ पे लिखेंगे। तो sin π/4 प्लस cos π/4, ठीक है। अब sin π/2 का वैल्यू 1 होता है और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, आप ऐसा जानते हैं। तो sin π/2 का वैल्यू 1 एंड cos π/2 इस टर्म का वैल्यू 0, फिर sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है एंड cos π/4 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। तो 1 माइनस यह 1/√2 प्लस 1/√2 मिलकर 2/√2 होगा। बाद में हम जानते हैं इसे कैंसिल करा सकते हैं इस तरह से, ऊपर में 2 है नीचे √2 है तो यह √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 माइनस √2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अल्टीमेटली 1 माइनस √2 यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू को, जब एकदम क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, इस तरह से हम फाइंड करके इसमें लिमिट पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ मतलब लेंदी प्रोसेस या कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो उसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर x dx 0 से π/2, ठीक है। cos स्क्वायर x dx, तो इस एग्जाम्पल में हम जानते हैं cos स्क्वायर x का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिमिट को विदाउट लिमिट इस क्वेश्चन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो लेट यहाँ पे विदाउट लिमिट इस इंटीग्रल को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने लिमिट को हटा दिया है। अगर यह डायरेक्ट निकलता तब तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसके आंसर को लिखकर लिमिट लगा के कैलकुलेशन करके इसका आंसर को फाइंड कर सकते थे। बट cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, तो हम इसके इंटीग्रेशन को सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे। मतलब इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू को हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को हम जानते हैं cos 2x और प्लस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर x को हम cos 2x प्लस 1/2 लिखेंगे। अब यह जो होल अपॉन 2 है तो इसमें 2 हम बाहर कर देंगे। तो बाहर करेंगे तो हमें यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन प्लस 1 dx, ठीक है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन सबसे पहले 2x में x का कोफिशिएंट 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होगा, ठीक है, और dx का x। अब इस 2 को हम इनसाइड भेजेंगे, तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल 1/2 इंटू 1/2 1/4 sin 2x 1/4 इंटू sin 2x प्लस x इंटू 1/2 इंटू x, ठीक है।
तो हमारा cos स्क्वायर x का इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है। हालांकि हम यहाँ प्लस सी लिखेंगे। अब हम इसके रिक्वायर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू को निकालते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल जो i है, ठीक है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, 0 π/2, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करना है, जो हमने i का वैल्यू निकाला है इसमें कांस्टेंट को छोड़कर हम यहाँ पर सारा एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसे। तो यहाँ पर sin 2x/4 प्लस x/2, 0 से π/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम π/2 पुट करेंगे। तो देयरफॉर sin 2 × π/2/4 प्लस π/2/2, ठीक है। यह हो गया आपका अपर लिमिट। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू अपर लिमिट माइनस, अब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो sin 2 × 0 मतलब sin 2 × 0 sin 2 × 0/4 प्लस 0/2, यह कैंसिल हो गया। sin पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो sin पाई का वैल्यू 0/4 और यह π/2/2 मिलकर π/4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से sin 2 × 0, sin 0 का वैल्यू 0/4 प्लस 0/2 0 होगा। तो कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर यह 0 हो गया, यह भी पूरे ब्रैकेट का आंसर 0 हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ π/4 इसका आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब एक बार में हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होता है तो हम इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू को फाइंड करके अल्टीमेटली लास्ट में हम इसके लिमिट को लगाकर, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाकर इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करके अपने आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लेते हैं, x/x² + 1 dx 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार फिर से कि x/x² + 1 इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो हम इसके इंटीग्रेशन मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करेंगे और फिर जाकर हम उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करके कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तौर पे लिखते हैं, x/x² + 1 dx, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, लेकिन हमें यहाँ पर x दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x² + 1 t। अब x² + 1 का डेरिवेटिव 2x जानते हैं, dx इसके साथ होगा और इधर dt। अब हमें x dx चाहिए, तो इस 2 को हम RHS में शिफ्ट करते हैं। तो x dx = 1/2 dt। इसे मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड में मैंने आपको बताया है, इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लें, तभी आप डेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स जो आगे चल के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे कैलकुलस के प्लेलिस्ट में इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के अंडर आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सारे लेक्चर्स को बताया गया है। आप उसे बिना स्किप करके देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर x dx 1/2 dt होगा। अब हमारा इंटीग्रल i, इस x को अगर हम साइड कर दें तो यहाँ पे 1 और x² + 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे t, और फिर x dx के जगह पे 1/2 dt। तो 1/2 को हम बाहर कर देंगे dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन log mod t + c होता है, 1/t log, और यहाँ पे t को हम रिप्लेस कर देंगे x² + 1 से, ठीक है, + c। तो हमारा इस
इंटीग्रल का आंसर हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे इसके डेफिनेट इंटीग्रल को निकालना है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमारा होगा आई, लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर 2 है, अपर लिमिट 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शन वाले पोर्शन को कंसीडर करेंगे। 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 3। अब एक चीज़ हम यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं कि अगर यहाँ पर जो कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पे आंसर में मल्टीप्लाइड होता है तो हम इसे बाहर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 1/2, और हमारे पास बचेगा log mod x स्क्वायर प्लस 1, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 1/2, सबसे पहले हम अपर लिमिट 3 मतलब log mod 3 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लोअर लिमिट 2 log mod 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि यहाँ पे 1/2 पूरे जो अंदर में हम लिमिट पुट करेंगे उससे मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 1/2 को पहले ही यहाँ पर बाहर रखा था। 1/2 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 मीन्स log 10, चूँकि 10 की मॉड 10 होगा, log 2 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 5। अब हम जानते हैं log x माइनस log y का फार्मूला log x बाय y होता है, तो यह log 10/5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 log 2। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन के इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो यह इंटीग्रेशन है इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू को यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं i इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब जानते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अभी तक अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शंस के इंटीग्रल्स किस तरह से फाइंड करते हैं नहीं जाना है, तो आप हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शंस को किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स लेक्चर देखने के बाद समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर इसके इंटीग्रेशन के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेट करना होगा x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, a यहाँ पर x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा एंड b यहाँ पर x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, अब यह x प्लस 2 और x प्लस 1 जो इंटू है यह कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास अब यहाँ पर बचा है x इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 एंड b टाइम्स x प्लस 1। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो भी अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर है इसको हम बारी बारी से जीरो के इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर x प्लस 2 को जीरो के इक्वेट करेंगे तो इससे हमें x का वैल्यू -2 मिलेगा, जो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a और b में से किसी एक के वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे -2 इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे।
a इंटू 0 प्लस b टाइम्स यहाँ पे x के जगह पे -2 प्लस 1, तो -2 इक्वल्स टू यहाँ पे यह 0 हो गया और b इंटू -2 प्लस 1 मतलब -b। देयरफॉर b की वैल्यू हमें यहाँ पर 2, b की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिली। उसके बाद हम नेक्स्ट x प्लस 2 के बाद x प्लस 1 जो दूसरा लीनियर फैक्टर है इसे हम 0 के इक्वेट यहाँ पे पुट करेंगे, तो when x प्लस 1 0, तो इससे हमें x का वैल्यू -1 मिलेगा और यह फिर x का वैल्यू -1 हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर -1 x का वैल्यू -1 a टाइम्स x के जगह पे -1, ठीक है, प्लस 2 प्लस b टाइम x प्लस 1 हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे -1 इक्वल्स टू a, ठीक है, तो a का वैल्यू हमें -1 और b का वैल्यू 2 मिला। अब इस a और b का वैल्यू को हम इस रिजल्ट 1 में रखेंगे, ठीक ना। ये जो हमने 1 एक्सप्रेशन यहाँ पे एज्यूम किया है इक्वेशन 1, इसमें एज्यूम करेंगे, तो फ्रॉम 1 x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, a का वैल्यू हम यहाँ पर -1 बाय x प्लस 1 अब प्लस b का वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे और अपॉन x प्लस 2, b के अपॉन x प्लस 2 है यहाँ पर, तो b अपॉन x प्लस 2। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो देयरफॉर x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 की इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम माइनस को बाहर कर देते हैं, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस 1 dx और इसमें 2 को हम बाहर करेंगे तो 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसको हमने i एज्यूम किया था तो i लिखेंगे, यहाँ पे -1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस 1 होता है, ठीक है, 2 यहाँ पर इंटू 1 बाय एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस 2 होता है प्लस c, ठीक है। तो हमें हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, रिक्वायर्ड इंटीग्रल i में लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 लगाकर इसके कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमारा हो जाएगा i स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर i को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, i का वैल्यू है हमें आया है लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस ट्वाइस लॉग मॉड x प्लस 2 1 2, ठीक है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, माइनस लॉग मॉड 2 प्लस 1 प्लस ट्वाइस लॉग मॉड x के जगह पे 2 प्लस 2, ठीक है, माइनस। अब हम लोअर लिमिट के वैल्यू को रखेंगे तो लॉग माइनस हमने पहले लगा दिया है, लॉग मॉड 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस लॉग मॉड 1 प्लस 2, तो माइनस यहाँ पे 2 प्लस 1 3 का मॉड 3 हो जाएगा, लॉग माइनस लॉग 3 प्लस ट्वाइस इंटू लॉग 2 प्लस 2 4 का मॉड 4 होगा और यह माइनस प्लस लॉग 1 प्लस 1 2 होगा और फिर माइनस प्लस माइनस ट्वाइस लॉग मॉड 3 तो लॉग 3 होगा। अब हम इन दोनों प्लस वाले टर्म को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं यह 2 log 4 2 टाइम्स log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 4 स्क्वायर प्लस log 2 माइनस log 3, अब माइनस इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे log 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे log x प्लस log y मिलकर log xy हो जाएगा, मतलब 4 स्क्वायर इंटू 2, अब माइनस फिर यह अगर यहाँ पे 3 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब log x माइनस log y मिलकर log x बाई वाई होता है, तो log
16 इंटू 2 बाय 3 इंटू 9, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर लॉग 16 2 जा 32 बाय 27, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लॉग 32 बाय 27 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया रहता है, अगर डायरेक्ट फाइंड नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू उसका नहीं मिल पाता है, तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू को, जो भी अभी तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड में पढ़ा है, उस मेथड से फाइंड कर लेंगे और फिर हम लिमिट लगाकर कैलकुलेशन करके फाइनल इंडेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के जितने भी मेथड्स हैं वो आने चाहिए, और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के जितने भी मेथड्स होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारे के सारे मैंने अपने कैलकुलस के अंडर सारे टॉपिक्स को यहाँ पर आपके लिए बताया है। तो आप उन सारे टॉपिक्स को इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अभी तक अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को अच्छी तरह से नहीं जाना है। एक बार जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स को जान जाएंगे तो इस तरह के आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 से π/4, और हमारे पास है यहाँ पे साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिर से हमें यहाँ पर इस इंटीग्रल का डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, तो फिर से हम यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू को फाइंड करके फिर हमें लिमिट लगा के कैलकुलेट करके इसके आंसर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट i इक्वल्स टू साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x dx, ठीक है। इस इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन 2x का क्यूब है, और क्यूब को अगर हम हटा दें तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 होता है, यानी कि cos 2x दिखता है। तो हम इसमें सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन में हम यहाँ पे साइन 2x को t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब साइन 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू कॉस 2x, साथ में dx और dt, लेकिन हमें यहाँ पर cos 2x dx चाहिए, तो इस 2 को हम दूसरी ओर भेजेंगे तो 1/2 dt। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल i साइन 2x के प्लेस पे t रखेंगे, और यहाँ पे साइन 2x का क्यूब हुआ है तो t क्यूब, एंड cos 2x dx के प्लेस पे 1/2, तो 1/2 हम बाहर रखेंगे और यहाँ पे dt, तो 1/2 इंटू टी क्यूब का हमें t4/4 प्लस c, तो हमें t पे पावर 4/8 प्लस c, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, लिमिट लगा देना है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर t को पहले रिप्लेस कर देंगे साइन 2x से, तो देयरफॉर यहाँ पर i इक्वल्स टू टी के प्लेस पे साइन, और इसकी पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 4 है, 2x/8 प्लस c, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमारा आएगा i, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4, 0 से π/4, ठीक है। तो इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं साइन रेज टू 4 2x/8 0 से π/4। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा साइन 2 इंटू π/4 की पावर 4/8 माइनस साइन 2 इंटू 0 की पावर 4/8। यह जानते हैं यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन π/2, ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में पाई है और यह कैंसिल हो गया, तो sin पाई बाई 2 मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1 की पावर 4 बाई 8 और यहाँ पे sin 2 इंटू 0 मतलब sin 0, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1/8। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें 1/8 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को और हम देखते हैं, इसके बाद आप खुद से इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स को सीखना है तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको आपकी क्लास में दिया जाता है तो आप अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को ज़रूर मानते होंगे, तो आप उसी तरह से सोच कर देखें। और मैं जो भी आपको यहाँ पर जो लेक्चर के अंदर इंस्ट्रक्ट करता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने जो भी टॉपिक्स है उसको बेहतर होता हुआ देख पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3 बाय 5x² प्लस 1। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1। तो इसमें फिर से हमें इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लेट I इक्वल्स टू 2x प्लस 3 बाई 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसे दो अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x बाई 5x² प्लस 1 dx प्लस 3 बाई 5x² प्लस 1 dx। तो सबसे पहले हम इसमें नीचे से 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बाई 5 कॉमन लेते हैं तो x² प्लस 1/5 dx और इधर 5 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1/5 dx, यह हमें दिखेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x² प्लस 1/5 इसका डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है, तो इस 5 को हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, तो हमें 2x बाई x² प्लस 1/5 dx और इसमें हम 3 और 5 दोनों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² प्लस 1/5 का डेरिवेटिव 2x होता है, जो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है। तो इसको हम सबसे पहले 3 और यहाँ पे नीचे से 5 को बाहर निकालते हैं और इस x² को x² लिखते हैं और 1/5 को 1/√5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 1/x² प्लस a² के फॉर्मूला पे यह आ गया। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 1/5 इस 2x को हम x² प्लस 5 का डेरिवेटिव, x² प्लस 1/5 डैश डैश मतलब डेरिवेटिव, तो x² प्लस 1/5 का डेरिवेटिव 2x होता है और नीचे हम यहाँ पे x² प्लस 1/5 विदाउट डेरिवेटिव लिखेंगे प्लस 3/5 इंटू 1/x² प्लस a² जिसका फार्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाय 1/√5। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है log mod x² प्लस 5। ठीक है, इसे हम यहाँ पर कैंसिल करा सकते हैं √5 से, तो 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5x प्लस c। यहाँ पे हमने दो फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है f' बाय fx dx जिसका log mod fx प्लस c होता है, वो हमने यहाँ पे लगाया है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय इस फंक्शन का विदाउट डेरिवेटिव, तो इसके लिए हमने log mod fx प्लस c लिखा है। और एक फार्मूला हमने लगाया है 1/x² प्लस a² dx जिसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो 1/a x² प्लस a²। ठीक है, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a लगाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल मिल चुका है। अब हम इसमें लिमिट लगाकर कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल यहाँ पे रिक्वायर्ड
इंटीग्रल। रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमारा यहाँ पर आई लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पर इसमें पुट करते हैं। इक्वल्स टू 1/5 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3/√5 इंटू 10 इनवर्स √5x, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं कि इस दोनों को अलग अलग यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं आसानी से, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से 1 और 1/5 इंटू है तो इसे हम बाहर करेंगे। तो 1/5 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 5 0 to 1। दूसरे टर्म में हम 3/5 इंटू है इसे बाहर रखेंगे एंड 10 इनवर्स √5x 0 से 1, ठीक है। 1/5 अब हम यहाँ पे लॉग अपर लिमिट 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग 0 स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। यह हमारा पहला इंटीग्रल का लिमिट लगाने के बाद मतलब यह पहला पार्ट का वैल्यू हो गया। और 3/√5 इंटू 10 इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस 10 इनवर्स √5 इंटू 0, ठीक है। 1/5 लॉग मॉड यह 5 प्लस 1 6 हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 5 मतलब लॉग 5 होगा। और 3/√5 10 इनवर्स √5 ही लिखेंगे और 10 इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यह हमारा 1/5 लॉग x माइनस लॉग y यह लॉग 6/5 अब प्लस 3/√5 10 इनवर्स √5, यह इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।